तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी ईवीए का कंसेप्ट। तो ईवीए क्या होता है? तो वेदर अ कंपनी इज जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसका क्या मतलब है? यानी कि वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब है वेल्थ यानी कि रिटर्न्स, और फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ाते समय बताया था कि बिजनेस करना भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि बिजनेस आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट मनी यानी कि कैपिटल लगाते हो, उसमें से आपको जो रिटर्न मिलता है यानी रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो होता है प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये क्वेश्चन पूछता है कि वेदर द कंपनी इज जनरेटिंग वैल्यू यानी कि द प्रॉफिट विच इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ द फंड्स फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस यानी कि इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हर कंपनी जो बिजनेस कर रही है, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता ही होगा, मतलब प्रॉफिट तो मिलता ही होगा। लेकिन क्या ये प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा है? यानी कि जो फंड्स लगे हैं बिजनेस में, अगर वो 10% के लोन पर मैं लाया था, मान के चलो मैंने एक बिज़नेस चालू किया है और बिज़नेस में मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट पटाना है साल के अंत में। मतलब वो 1 लाख रुपए लेने के लिए मुझे 10,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए और 10% मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो मुझे बिजनेस में 10% से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। मान के चलो 12% मुझे रिटर्न मिला, यानी कि 12,000 मुझे प्रॉफिट होना चाहिए उस बिज़नेस से, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा बिज़नेस करने का। क्योंकि मेरा जो रिटर्न है वो 12,000 आएगा और सामने वाला जो है जिसने मुझे पैसा दिया था, उसका फ़ोन आ जाएगा कि मेरा 10,000 दे दो। मैं उसको 10,000 देने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, क्योंकि 12,000 मेरा बिज़नेस कमा रहा है, तो 12,000 में से 10,000 उसको दे दूंगा, 2,000 फिर भी मेरे पास बचेंगे। ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आपका जो बिज़नेस है वो उतना रिटर्न यानी कि प्रॉफिट कमा के दे आपको, विच इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे कि येस द कंपनी इज जनरेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड, यानी कि द प्रॉफिट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। और अगर आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे नो द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड। सीधी सी बात है कि अगर कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो ईवीए नेगेटिव आएगा, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है तो ईवीए पॉजिटिव आएगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्या मतलब है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द ईवीए। तो 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है नो पैट यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दूसरा है WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम KO भी बोलते हैं या फिर KC भी बोलते हैं। तीसरा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि EVA। तो नोपैट, WACC, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हम इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में फ्री कैश फ्लो अप्रोच जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि नोपैट क्या होता है, WACC क्या होता है। ठीक है, तो नोपैट का मतलब हमने सीखा था, नोपैट इज इक्वल टू PBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो नोपैट यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताया था कि जब इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो होगा तब पैट और नो पैट बराबर होंगे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर पैट और नो पैट बराबर हो सकते हैं, वो तब होगा जब इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका नील होगा। ठीक है, तो दिस इज योर नो पैट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा pertains to XYZ Inc. engaged in the software consultancy business as on 31st दिसंबर 2010। डॉलर मिलियंस में दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी 935, EBIT दिया हुआ है 180, इंटरेस्ट ऑन लोन 18, तो EBT आ जाएगा 180 माइनस 18 यानी कि 162। टैक्स माइनस कर देंगे 35% यानी कि 162 माइनस 56.7, तो पैट आ जाएगा यानी कि EAT आ जाएगा
105.30। बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी स्टॉक 10 मिलियन शेयर्स एट द रेट $10 ईच 100, रिजर्व एंड सरप्लस 325, लोन्स 180, करंट लाइबिलिटीज 180, लैंड एंड बिल्डिंग 200, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स 295, करंट एसेट दिए हुए हैं डेटर्स 150, बैंक 100, कैश 40, टोटल 290 और बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है 785। With the above information and following assumption, you are required to compute the economic value added. Assuming that WACC is 12%, the share of a company is currently quoted at $50 each. तो सिंस यहाँ पर हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है, हम लोग फॉलो करेंगे 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले नोपैड निकाल लेते हैं। नोपैड यानी कि PBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। PBIT दिया हुआ है 180 मिलियन, ये देखिए 180 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.35 विच इज़ द टैक्स रेट, तो $117 मिलियन आ जाएगा नोपैड। WACC निकाल के दिया हुआ 12%। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन SFM, कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। तो SFM के कोर्स में कई बार मैंने आपको बताया है कि जो SFM का कैपिटल होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू जो कैपिटल आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। SFM में जो कैपिटल है उसका मतलब ये है कि बिजनेस करने के लिए कहीं से भी पैसा आया हुआ हो उसको हम कैपिटल कहेंगे, यानी इक्विटी हो यानी कि ओनर्स फंड्स हो या फिर डेट हो यानी आपने लोन वगैरह लिया हो, दोनों कैपिटल होते हैं। तो इक्विटी के अंदर में आता है ESC प्लस PSC प्लस RNS यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये होते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कि इक्विटी। तो इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर जब मैंने चालू किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि इक्विटी वर्ड का मतलब क्या होता है, वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वहाँ पर अगर आपको इक्विटी निकालनी है यानी कि नेट वर्थ निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ESC प्लस PSC प्लस RNS। और इस चैप्टर में हमने देखा कि माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी किया जाता है। डेट में आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर्स, लोन वगैरह, आपको ये सब डेट में लेना है। एक बहुत ही सिली मिस्टेक स्टूडेंट से हो सकती है, मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि करंट लाइबिलिटीज़ या क्रेडिटर्स जो होते हैं या फिर बिल्स पेबल जो होते हैं वो आपका डेट का पोर्शन नहीं बनता, यानी कि वो आपका कैपिटल नहीं होता। तो अगर आपको क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है तो आपका डेट नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है तो आपका डेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका करंट लाइबिलिटीज़ होता है या क्रेडिटर्स होता है वो बिजनेस करने का पैसा नहीं होता, वो तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो हमारा क्रेडिटर हमें देता है, या फिर बिल्स पेबल वो भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक बिजनेस करने के लिए पैसा आया हुआ है उसको बोलेंगे कैपिटल, विच इज़ इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर्स, लोन। ठीक है, तो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकलेगा 100 मिलियन प्लस 325 मिलियन प्लस 180 मिलियन। 100 मिलियन हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, 325 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, 180 का लोन है, करंट लाइबिलिटीज़ नहीं लेंगे, तो मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा $605 मिलियन। फाइनली अब मैं निकाल सकता हूँ EVA का फॉर्मूला होता है नोपैट माइनस WACC परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इंटू स्टेप 3। स्टेप 1 में आप क्या निकाले थे, नोपैट यानी कि रिटर्न यानी कि प्रॉफिट निकाले थे, और WACC को जब आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करते हो तो एक तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आ जाता है। तो आप एक तरीके से प्रॉफिट में से कॉस्ट ऑफ फंड माइनस कर रहे हो, जो कि मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि EVA का मतलब होता है दी एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ फंड्स। यहाँ पर भी फॉर्मूले में हम वही चीज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो $117 मिलियन माइनस 12% इंटू $605 मिलियन, $117 मिलियन आपका प्रॉफिट है यानी कि रिटर्न है, यानी कि आपका नोपैट है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी कि ये पैसा यानी कि 117 मिलियन कमाने के लिए आपको जो फंड्स लाने पड़े बिजनेस में उसका कॉस्ट है $72.60। यानी मेरे एग्जांपल में जो मैंने 10,000 लिया था और यहाँ पे 12,000 लिया था वो यही है। तो EVA हो जाएगा पॉजिटिव $44.40 बिलियन, यानी कि सिंस EVA पॉजिटिव है हम कह सकते हैं द कंपनी इज जनरेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ओके, क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट थी मार्केट वैल्यू एडेड, जो कि सेकेंड रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा। मार्केट वैल्यू एडेड
का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले लोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसे शॉर्ट में MVOEV बोलते हैं। ये निकलता है P0 यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें आप ऐड कर दोगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी कि MVOD। तो आपने एक तरीके से क्या किया, आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दिया, तो एक तरीके से आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया यानी कि VOB आ गया। बट यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई, तो मार्केट वैल्यू आई, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया। माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यानी कि माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड बुक वैल्यू ऑफ डेट। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता है ESC प्लस PSC प्लस RNS माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि BVOE, इसको माइनस कर देंगे, एंड बुक वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक तरीके से मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस में से बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कर दिया टू अराइव एट द मार्केट वैल्यू एडेड यानी कि MVA। क्वेश्चन में कई बार जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है और बुक वैल्यू ऑफ डेट है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है। उस केस में यानी कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन आई विल अज्यूम दैट 2 इज इक्वल टू 4 यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, तो एक तरीके से आप 1 में से -3 कर रहे हो, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में से बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कर रहे हो, क्योंकि सिंस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और बुक वैल्यू ऑफ डेट सेम है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और फाइनली 1 - 3 करके ही आपका मार्केट वैल्यू एडेड यानी MVA आएगा। हमारे क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है और बुक वैल्यू ऑफ डेट क्या है। तो हम लोग नोट लिखेंगे एग्जाम में कि क्वेश्चन इज साइलेंट एंड अज्यूम दैट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ डेट यानी कि 180 मिलियन। जो आपका लोन्स था, कुछ देर पहले आपका लोन्स था जो हमने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में यूज़ किया, विच वॉज 180 मिलियन, दिस इज नथिंग बट द बुक वैल्यू ऑफ डेट। सिंस बुक वैल्यू ऑफ डेट नाउ इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में से बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कर देंगे टू अराइव एट मार्केट वैल्यू एडेड, यानी कि मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट P0 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि $50 पर शेयर इंटू $100 मिलियन डिवाइडेड बाई $10 पर शेयर। $100 मिलियन आपका इक्विटी स्टॉक है और आपका एक शेयर $10 का है, तो $100 मिलियन अपॉन $10 पर शेयर, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे $50 पर शेयर से, तो हमारा मार्केट वैल्यू एडेड आ गया $500 मिलियन। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज ESC प्लस PSC प्लस RNS माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 100 मिलियन प्लस 325 मिलियन 425 मिलियन, तो 500 मिलियन माइनस 425 मिलियन, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस बुक वैल्यू इक्विटी, यानी कि $75 मिलियन आ गया आपका मार्केट वैल्यू एडेड यानी कि MVA, $75 मिलियन। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन। साथ ही साथ हमने देख लिया कि मार्केट वैल्यू एडेड कैसे काम करता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के क्वेश्चन में हमसे ये मांगा जाता है कि मैक्सिमम डिविडेंड बताओ द कंपनी कैन पे बिफोर द वैल्यू ऑफ कंपनी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो उसका फॉर्मूला होता है EVA डिविडेंड इज इक्वल टू EVA जो आपने थोड़ी देर पहले निकाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो EVA हमारे केस में आया था $44.40 मिलियन। उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास EVA डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिविडेंड द कंपनी कैन पे बिफोर द वैल्यू ऑफ कंपनी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी है विच इज़ फेसिंग ह्यूज लॉसेस, तो रीस्ट्रक्चर करना चाहती है दी फाइनेंशियल आइटम्स। कौन से फाइनेंशियल आइटम्स, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है रीवैल्यू करना, यानी कि वैल्यू बढ़ाना या वैल्यू घटाना। तो कुल मिला के मतलब निकलेगा कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना या कम करना, लाइबिलिटीज़ बढ़ाना या कम करना। तो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है जो कि बहुत सारा लॉसेस फेस कर रही है, वो जो बिज़नेस कर रही है उसमें उसको बहुत सारा लॉस हो रहा है। अब क्या करें, तो अब एक काम कर सकते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स को बुला के हम बोल सकते हैं कि मुझे आपको अगर ₹100 देना है तो प्लीज़ आप 25 रुपीज़ फोरगो कर दो। फोरगो कर दो यानी कि आप माफ़ कर दो, सिर्फ 75 रुपीज़ मेरे से लेना, क्योंकि मेरी सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको ₹100 पूरा दे पाऊँ।
यानी कि सामने वाले को 100 रुपये मुझसे लेना था, लेकिन अब मैं उसको 100 रुपये नहीं दे सकता। सामने वाला बोला ठीक है भाई 75 तो कम से कम दे देना। तो मैंने बोला हाँ भाई 75 दे दूंगा, बट 100 मत मांगना, प्लीज़ 25 का रिलीफ दे दो। तो इस तरीके से आपका जो ट्रेड क्रेडिटर्स है तो 100 रुपये की जगह 75 हो जाएगा, यानी कि 25 का आपको रिलीफ हो गया। इसी तरीके से मान के चलो आपने कुछ डिबेंचर इशू कर रखे थे और उस पर आपका इंटरेस्ट ओवर ड्यू था, मतलब ड्यू डेट आ चुकी थी, आपको डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना था ड्यू डेट को, बट आपने नहीं किया, आप पे नहीं कर पाए। तो सिंस वो जो इंटरेस्ट है वो आपका आउटस्टैंडिंग खड़ा है विच इज़ अ लाइबिलिटी, आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को बोला कि प्लीज़ उस इंटरेस्ट को फोरगो कर दो। फोरगो कर दो मतलब माफ़ कर दो, मतलब आप मुझसे मत लो, मतलब मेरी जो लाइबिलिटी है उसको मैं ख़त्म कर दूं बुक्स में, प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने लाइबिलिटीज़ को कम कर सकते हो और एसेट्स को बढ़ा सकते हो। एसेट को कैसे बढ़ा सकते हो, तो मान के चलो आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ही कम वैल्यू पे दिख रही थी, यानी कॉस्ट पे दिख रही थी, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो आप कोशिश करना चाहते हो कि आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो मार्केट वैल्यू पे दिखे, यानी कि ज़्यादा दिखे, जिससे कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो अच्छी दिखे। सिंस आपके पास लैंड बिल्डिंग है, मान के चलो 100 रुपये की थी, बट उसकी आज की मार्केट प्राइस तो 250 रुपीज़ है, तो उतने रुपए पे अगर आप दिखा देते हो, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग को 250 रुपये में दिखा देते हो, तो जो 150 का आपका रीवैल्यूएशन आएगा वो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देगा। तो ऐसे ही कुछ तरीके होते हैं टू रीस्ट्रक्चर द फाइनेंशियल आइटम्स, यानी कि रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच इज़ नथिंग बट द फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर आप ये वर्ड कहीं पर भी सुनेंगे फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब ये होगा टू रीस्ट्रक्चर द फाइनेंशियल आइटम्स, यानी कि टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज। रीवैल्यू का मतलब होता है या तो वैल्यू बढ़ाना या घटाना। तो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करने वाले हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग एसेट्स बढ़ाने वाले हैं या कम करने वाले हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ाने वाले हैं या कम करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कि मैंने ये देखा है यानी ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग समझने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो इसलिए मैंने अकाउंटेंसी अप्रोच यूज़ किया, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पर भी हम लोग अकाउंटेंसी अप्रोच यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेजर बनाएंगे और उससे समझेंगे कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा ऐसे करने से, यानी कि ये 4 स्टेप्स फॉलो करने से। यानी कि सबसे पहले हम ओपन करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, पास करेंगे जर्नल एंट्रीज, फिर प्रिपेयर करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट और फाइनली प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट फॉर एसएफएम पर्पस। यानी कि जो पहले 3 आप स्टेप्स फॉलो करोगे वो वर्किंग नोट्स में आएगा और फाइनल आंसर आपका 4th स्टेज में आएगा। लेकिन 4th स्टेज तक पहुंचने में 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि अकाउंटेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर वो अकाउंटेंसी से इसको लिंक करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ग्रेप फ्रूट कंपनी लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2011। रुपीज़ इन लैक्स में आपकी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दिए हुए हैं। इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 600 lakhs, प्रेफरेंस शेयर्स 200 lakhs, डिबेंचर्स 200 lakhs, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेबल 26 lakh, लोन फ्रॉम बैंक 74 lakh, ट्रेड क्रेडिटर्स 340 lakh। एसेट्स देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग 200 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 300 लाख, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 50 लाख, इन्वेंट्री 150 लाख, डेटर्स 70 लाख, कैश एट बैंक 130 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 525 लाख। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन का जो बेस होता है ना, मतलब जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का जो कंसेप्ट है हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली लाइन कही थी द कंपनी इज फेसिंग ह्यूज लॉसेस। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिख रहा है, यानी कि लॉस है, 525 लाख का लॉस है। आपको दिख रहा होगा कितना ह्यूज लॉस है। इसके कंपैरिजन में आप कोई आइटम उठा लो, मान के चलो इक्विटी शेयर कैपिटल उठा लो, 600 लाख का तो कैपिटल है जिसमें से 525 लाख का लॉस हो चुका है। समझ रहे हैं आप कितना हैवी लॉस है। तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन बनाते समय ये आइटम आपको दिखना चाहिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए,
हमारे केस में है 525 lakhs. The company did not perform well and has suffered sizable losses during the last few years. वो तो हमको दिख ही रहा है बैलेंस शीट से. However, it is felt that the company could be nursed back to health by proper financial restructuring. तो बेसिकली फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए की जाती है कि कंपनी की जो कंडीशन है विच इज़ अ पुअर कंडीशन, उससे हम लोग हेल्दी कंडीशन में उसको लाने की कोशिश करते हैं. कंसिक्वेंटली द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बिन ड्रॉन अप. तो रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड को रिकंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है. इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹25 पर शेयर फुल्ली पेड अप. अभी मेरा इक्विटी शेयर एक 100 रुपये का है, अब वो 25 रुपये का बन जाएगा, मतलब 75 रुपीज़ का कैपिटल रिलीफ मिल जाएगा. प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड विथ कूपन रेट ऑफ 10%. यानी कि पहले 14% प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे थे, अब 10% प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे टू इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप. तो अभी प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के हैं, 50 रुपये के हो जाएंगे. डिबेंचर होल्डर्स हैव अग्रीड टू फोरगो द अक्रूड इंटरेस्ट ड्यू टू देम. In the future, the rate of interest on debentures is to be reduced to 9%. तो 13% इंटरेस्ट पे कर रहे थे डिबेंचर्स पे, 9% पे करेंगे. और जो डिबेंचर इंटरेस्ट बैलेंस शीट में दिख रहा है अक्रूड एंड पेबल 26 लाख, वो वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसका रिलीफ मिल जाएगा. यानी कि अब मुझे 26 लाख का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा. ट्रेड क्रेडिटर्स विल फोरगो 25% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम. यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स को मुझे आज की रेट में देने हैं 340 लाख. मैंने इनको बोला कि 25% फोरगो कर दो, तो उन्होंने फोरगो कर दिया. द कंपनी इशूज 6 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹25 ईच एंड द एंटायर सम वॉज टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन. द एंटायर अमाउंट वॉज फुल्ली सब्सक्राइब बाय द प्रमोटर्स. तो जिन्होंने कंपनी चालू की थी, यानी कि प्रमोटर्स, वो कंपनी में और लागत ला रहे हैं. लागत का मतलब कैपिटल ला रहे हैं इन द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. यानी कि वो लोग 6 लाख इक्विटी शेयर्स 25 रुपीज़ में परचेज कर लेंगे और कंपनी को इतना पैसा दे देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी रीवैल्यूड एट ₹450 लाख. तो लैंड एंड बिल्डिंग 200 लाख दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको रीवैल्यू कर देंगे और उसको 450 लाख बना देंगे. प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिटर्न डाउन बाय 120 लाख. तो प्लांट मशीनरी दिख रही है 300 लाख, उसको 120 लाख रुपए कम कर देंगे. एंड अ प्रोविजन ऑफ 15 लाख हैड टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. यानी कि प्रोविजन बना देंगे फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. यानी कि हमारे डेटर्स दिख रहे हैं 70 लाख, जिसमें से मुझे डाउट लग रहा है कि 15 लाख मुझे पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं प्रोविजन बना रहा हूँ. रिक्वायर्ड शो द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑन द कंपनीज एक्टिविटीज़. ठीक है, हमें इम्पैक्ट दिखाना है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का, यानी कि हमको 4th स्टेप तक पहुंचना है, यानी कि स्टेटमेंट बनाना है. लेकिन 4th स्टेप तक पहुंचने के लिए पहले 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इन द वर्किंग नोट. तो चलिए शुरू करते हैं. वर्किंग नोट्स. सबसे पहले ओपन करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट, तो ओपन कर लिया. फिर पास करेंगे जर्नल एंट्रीज. तो एक एक ट्रांजेक्शन को हम लोग रीड करेंगे और देखेंगे कि उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी. पहला था कि इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹25 पर शेयर फुल्ली पेड अप. यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा पुराना वाला 100 रुपये पर शेयर इंटू 6 लाख शेयर्स, यानी कि 600 लाख रुपए डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल नया वाला विच इज़ ₹25 पर शेयर इंटू 6 लाख शेयर्स, यानी कि 150 लाख. तो मैंने सारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुला लिया, उनके शेयर मंगा लिए. उनके पास जो शेयर था ना, एक शेयर उसमें 100 रुपये लिखा हुआ था कि वो 100 रुपये का शेयर है. मैंने उनसे वो कागज़ ले लिया और उनको 25 रुपये वाला कागज़ दे दिया. यानी कि उनको बोला कि अब आपके पास जो शेयर है ना वो 25 रुपये का है. 75 रुपये तो उड़ गए. कहाँ उड़ गए? तो रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट में चले गए. यानी कि 600 लाख माइनस 150 लाख 450 लाख चला जाएगा रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट में विच इज़ द बैलेंसिंग फिगर. तो फाइनल जर्नल एंट्री होगी ESC डेबिटेड 600 लाख टू रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट 450 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150 लाख. तो इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला बंद कर दिया और नया वाला अकाउंट खोल लिया. ठीक है. सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड विथ कूपन रेट ऑफ 10% टू इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 50 ईच फुल्ली पेड अप. यानी कि 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट बंद करना है, तो डेबिट कर देंगे 100 रुपीज़ पर शेयर इंटू 2 लाख शेयर्स, यानी कि 200 लाख रुपए. इतना बैलेंस शीट में दिख रहा था, ये देखिए 200 लाख. अब उसको डेबिट कर देंगे
क्रेडिट कर देंगे नया अकाउंट विच इज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी अब से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड 10% के रेट पे करूँगा। अब एक शेयर हो चुका है 50 रुपये का, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख शेयर्स, 100 लाख क्रेडिटेड, यानी कि बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट 100 लाख। तो मेरी फाइनल जनरल एंट्री हो जाएगी 14% PSC डेबिट 200 लाख टू रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट 100 लाख टू 10% PSC 100 लाख। तीसरा ट्रांजैक्शन है डिबेंचर होल्डर्स हैव अग्रीड टू फोरगो द अक्रूड इंटरेस्ट ड्यू टू देम, यानी कि जो मेरी लाइबिलिटी खड़ी थी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको बंद करना है। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करने के लिए डेबिट करेंगे, यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रू डेबिट कर देंगे 26 लाख टू रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट 26 लाख। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स विल फोरगो 25% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम, यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन अभी ट्रेड क्रेडिटर्स को 25% कम करना है, यानी कि 340 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% कम करना है। तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा, यानी ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 85 लाख रुपीज़ से टू रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट 85 लाख। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इशूज 6 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹25 एंड द एंटायर सम वॉज टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, एंटायर अमाउंट वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय प्रमोटर्स। तो फाइनली कंपनी में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड 25 रुपीज़ पर शेयर इंटू 6 लाख शेयर्स, 150 लाख रुपए आ रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा क्रेडिट हो जाएगा विथ 150 लाख। तो मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है विच इज़ कैश अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150 लाख रुपीज़। यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट का कोई रोल नहीं है। जहाँ पर रोल था, यानी कि जहाँ पर डबल एंट्री कंप्लीट करनी थी, वहाँ पर हमने रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट को यूज़ किया। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी रीवैल्यूड एट 450 लाख, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ाना है, 450 लाख बनाना है 200 लाख में से, यानी कि डेबिट कर देंगे, यानी एसेट को डेबिट कर देंगे, यानी कि एसेट को बढ़ा देंगे बाय 250 लाख रुपीज़ टू रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट 250 लाख रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिटर्न डाउन बाय 120 लाख, मतलब प्लांट मशीनरी को कम करना है, एसेट को कम करना है, तो क्रेडिट करेंगे एसेट को, रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट डेबिटेड 120 लाख टू प्लांट एंड मशीनरी 120 लाख। प्रोविजन ऑफ 15 लाख हैड टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन कैसे बनता है? तो प्रोविजन P&L अकाउंट से बनता है। कोई सा भी प्रोविजन आपको बनाना होता है अकाउंट्स में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ करते हो। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 15 लाख टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 15 लाख। फिर क्या करेंगे, यानी कि P&L अकाउंट में जो डेबिट किया आपने 15 लाख, उसको क्या करेंगे, उसको भी रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट में भेज देंगे, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट डेबिटेड 15 लाख टू P&L अकाउंट 15 लाख। ठीक है, तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो चुके हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है, जो कि है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, विच इज़ टू राइट ऑफ द लॉसेस। यानी कि मेरे बुक्स में P&L अकाउंट 525 लाख का डेबिट बैलेंस खड़ा है, जिसके लिए मैं फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, यानी कि मुझे इसको राइट ऑफ करना है, यानी कि इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करेंगे यूजिंग द रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख, टू कॉस्ट ऑफ इशू 5 लाख एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 525 लाख। तो सिंस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरा कोई एसेट नहीं होता, उसको भी क्लोज कर दूंगा, और कॉस्ट ऑफ इशू और डिवेंचर्स भी मेरा एसेट नहीं होता, उसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जो होता है, यानी कि राइट ऑफ द लॉसेज, वो कर लूँगा, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। एक्चुअली पूरा जो बेस है ना फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट का, वो यही है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉसेज इतना सारा खड़ा है, वो कैसे भी करके ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म हो जाएगा यूजिंग द रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट। तो स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में वो आइटम्स हैं जो आपको एक तरीके से रिलीफ दे रहे होंगे, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल 450 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 लाख, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड 26 लाख नहीं देना पड़ेगा, 85 लाख क्रेडिटर्स को नहीं देना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट वैल्यू पर आ गई, यानी कि 250 लाख बढ़ गई। तो क्रेडिट साइड के जो आइटम्स हैं वो आपको रिलीफ देंगे, और डेबिट साइड के जो आइटम है उसके लिए आपने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की, यानी कि मेन जो आइटम है यहाँ पर वो है P&L अकाउंट 525 लाख। बाकी तो हमने एंट्रीज की है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 525 लाख। प्लांट एंड मशीनरी को कम करना था, 120 लाख कम कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना था, 15 लाख बना दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख ख़त्म करना था, ख़त्म कर दिया। कॉस्ट ऑफ इशू ख़त्म कर दिया। फाइनली मेरा जो रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस आएगा वो यहाँ पर आ रहा है 236 लाख रुपीज़, यानी कि मुझे जो रिलीफ मिली है वो है 911 लाख, लेकिन उसमें से मेरा 236 लाख बच गया, यानी कि वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। मतलब मुझे जो रिलीफ मिली वो 911 लाख की मिली, बट मुझे उतनी रिलीफ की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो 120 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 525 के रिलीफ की ज़रूरत थी। एक्स्ट्रा रिलीफ जो बच गई वो कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी, यानी कि फाइनल एंट्री पास होगी, रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 236 लाख, जिससे कि मेरा रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट जो स्टेप नंबर 1 में मैंने ओपन किया था अब जाके क्लोज हो जाएगा। यानी कि ये एंट्री पास करने के साथ ही मेरा क्लोज हो जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट। तो रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट खोला, पूरा रीस्ट्रक्चरिंग भी कर लिया और रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट को बंद भी कर दिया, मतलब आपका रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है स्टेटमेंट, यानी कि फाइनल आंसर फॉर एसएफएम पर्पस। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जैसे कि आपको ये रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट दिख रहा है, इसके क्रेडिट साइड के जो आइटम है वो आपकी रिलीफ है और डेबिट साइड के आइटम इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द रिलीफ। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड के आइटम को उठा लेना और एक एक करके उसको लिखते जाना। यानी कि सबसे पहले आपने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर लिखा रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल 450 लाख, फिर ऐड कर दिया रिडक्शन इन पीएससी 100 लाख, फिर वेवर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रू 26 लाख, फिर वेवर बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 85 लाख, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो जितने भी आइटम्स आपको क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं उसको आपको लिख देना है और सबको ऐड कर देना है। फिर आपको डेबिट साइड में आना है और डेबिट साइड के आइटम्स को एक एक करके लेस करते जाना है, लाइक रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120 लाख माइनस, क्रिएशन ऑफ पीएफडीडी यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15 लाख माइनस, राइट ऑफ कर दिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ कर दिया कॉस्ट ऑफ इशू, राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में जितने लॉसेस खड़े थे। फाइनली कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 236 लाख। तो दिस इज नथिंग बट द इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, जिससे कि आपका एक कैपिटल रिजर्व आ गया 236 लाख रुपीज़। क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द फ्रेश बैलेंस शीट आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग इज कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोपोजल्स। तो हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी कुछ इस तरीके से, बैलेंस शीट ऑफ ग्रेप फ्रूट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011 आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन यानी आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग रुपीज़ इन लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 450 पे आ गई, प्लांट मशीनरी 300 पर थी, माइनस कर देंगे 120 180, फर्नीचर फिक्चर 50, इन्वेंट्री 150, डेटर्स लिख रहा है 70, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देंगे 15, फाइनल आंसर 55। यहाँ पर जो माइनस किया जा रहा है 15 दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि एक्चुअली में से आप डेटर्स अकाउंट में से माइनस नहीं करते हो, आप प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए सन्ड्री डेटर्स में से पीएफडीडी यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके दिखाते हो। चाहते तो आप लाइबिलिटी साइड में दिखा सकते थे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपका दिया हुआ है 130। इस 130 में आपको कुछ कैश और मिल गया फ्रॉम दी प्रमोटर्स, यानी कि आपने कुछ इक्विटी शेयर्स इशू किए। एंट्री नंबर 5 देखोगे तो आपको दिखेगा कैश अकाउंट डेबिटेड 150 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150 लाख, मतलब बिजनेस में और कैश आया है, यानी 130 लाख रुपीज़ में प्लस कर देंगे 150 लाख रुपीज़, यानी कि 280 आ जाएगा कैश एट बैंक। चलिए लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल 300 लाख रुपीज़ दिख रहा है ऑफ 25 रुपीज़ ईच, यानी कि 1 शेयर इज़ 25 रुपीज़ ईच एंड 12 लाख इक्विटी शेयर्स। ये कैसे हुआ, तो इसमें दो एंट्रीज़ का रोल है। पहली है कैश अकाउंट डेबिट टू ईएससी, यहाँ पर भी 6 लाख आपने इक्विटी शेयर इशू किए, और सबसे पहली एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 6 लाख। तो 6 लाख प्लस 6 लाख 12 लाख इक्विटी शेयर आपने इशू किए और 25 रुपीज़ ईच, यानी कि 300 लैक्स। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच 100 लाख। कैपिटल रिजर्व आपका 236 दिखेगा क्योंकि कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है और वो लाइबिलिटी साइड में आता है।
9% डिबेंचर्स 200 लैक्स, लोन फ्रॉम बैंक 74, ट्रेड क्रेडिटर्स मेरे थे 340 माइनस कर दिया 85 तो 255 आ जाएगा। आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, यानी 1165 लाख 1165 लाख। तो कुछ इस तरीके से आपका फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग काम करता है, जहाँ पर आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, यानी कि अकाउंटेंसी अप्रोच यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।